नमस्कार। एक बार फिर से आज हम लेके आए हैं भारत की कृषि के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां के बारे में। उसके बाद देखेंगे विभिन्न कृषि क्रांतियां जो हुई। तो सबसे पहले सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो इसमें रेशम कीट पालन से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन से संबंधित है। विटीकल्चर विटी अंगूर की खेती से संबंधित है। वर्मी कल्चर आप जानते होंगे कि केचुआ केचुआ की खेती से संबंधित है। ठीक है, केचुआ पालन से संबंधित है। केचुआ को अर्थ वर्म भी कहते हैं और इसी विटीकल्चर हो गया। अब है विटीकल्चर अंगूर की उत्पादन से, और वर्मी कल्चर केचुआ पालन से। पोमो कल्चर फलों का उत्पादन से। ओलेरी कल्चर सब्जियों के उत्पादन से। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। एरोपोटिक है हवा में पौधों की उगाना। हवा में पौधों को उगाना जो है एरोपोटिक कहलाता है। एक है हाइड्रोपोनिक्स, जल में पौधों की उगाना, यानी जल में जो पौधे उगाते हैं उसको एरोपोनिक्स कहते हैं। और एक और है मृदा रहित कृषि, बिना मिट्टी के कृषि खेती करना, उसको हाइड्रोपोनिक्स भी ही कहते हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि विभिन्न कृषि क्रांतियां, जैसे हरित क्रांति। तो हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है, और श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ठीक है, हरित क्रांति के जनक पूरे विश्व भर में बताते हैं तो उसमें नॉर्मन वॉरलॉक को कहते हैं, और भारत में हरित क्रांति के जनक का श्रेय जो है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत 1968 में हुआ था, तब तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रहा था। ठीक है, और भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर उत्तराखंड को कहा जाता है। इसे दो चीज याद रखिए कि हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी, और श्वेत क्रांति का शुरुआत जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। ठीक है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई वॉरलॉक को कहते हैं, और भारत में हरित क्रांति के जनक जो है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और जो भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली उत्तराखंड में एक पंतनगर है, उसको कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में जी.वी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से 1960 में किया गया था, याद रखिएगा। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। अब बात करते हैं कि जो नीली क्रांति है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। आपका पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। ठीक है, कृष्ण क्रांति जो है कच्चा तेल उत्पादन या पेट्रोलियम से कहिए। बायोडीजल, इसको अलग अलग जो है आपको करके पूछ लिया जाता है कि कृष्ण क्रांति आप याद रखिए कच्चा तेल उत्पादन से, या पेट्रोलियम उत्पादन से भी कह सकते हैं, बायोडीजल उत्पादन से कह सकते हैं। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति इंपॉर्टेंट है, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। और अमृत क्रांति नदी जोड़ों परियोजना से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति जो है बागवानी उत्पादन से। दो चीज अक्सर आप कंफ्यूज होते होंगे, एक है स्वर्ण क्रांति बागवानी उत्पादन से, एक है सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। फिर से रिपीट कर देना है कि एक स्वर्ण क्रांति है बागवानी उत्पादन से, बागवानी यानी बागवान से, और सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। एक है खाकी क्रांति, खाकी क्रांति है चमड़ा उत्पादन से। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से। अब कुछ और डिटेल में बात करते हैं कि भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र को देखते हैं, जो अक्सर आपको हमेशा ये इंपॉर्टेंट है और अक्सर आपको याद रखिएगा तो कहीं ना कहीं काम में आएगा ही आएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र वह कटक में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। अब बात करते हैं विश्व चावल अनुसंधान केंद्र, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है उड़ीसा के कटक में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। एक है भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, वो लखनऊ में है। दो चीज है, याद रखिएगा। एक है केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में, एक राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में, और भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र वो लखनऊ में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है।
ठीक है। और विश्व स्तर पर माना जाएगा कि विश्व स्तर पर आलू अनुसंधान केंद्र वो मैक्सिको में है, ठीक है। यहाँ भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट में है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु में है। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम में है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में है, मैसूर कर्नाटक में हुआ पर। केंद्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम में है। और केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कासगोड में है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र जो है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, यह देहरादून में है। याद रखिएगा, यह अक्सर पूछा जाता है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में है। और भारतीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पुणे में है। याद रखिएगा कि अभी वर्तमान में भारतीय कृषि जो मौसम विज्ञान केंद्र है, भारतीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र, वो पुणे में है। इससे पहले शिमला में था, याद रखिएगा। और शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था लॉर्ड डलहौजी ने, याद होगा कि लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है। और शिमला का सुकरात कहते हैं डॉक्टर एओ हुम को, वही डॉक्टर एओ हुम जिसने 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था। महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं महादेव गोविंद रनाडे को, नहीं, ठीक है। महादेव गोविंद रनाडे को गोपाल कृष्ण गोखले उनको अपना गुरु मानते थे, और आज महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को गुरु मानते थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो एमजी रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात और शिमला का सुकरात कहते हैं डॉक्टर एओ हुम को, याद रखिएगा। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था लॉर्ड डलहौजी ने, याद रखिएगा। तो वही आपका शिमला में ही अवस्थित है। पहले जो है भारतीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र था, और वर्तमान में भारतीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पुणे में है। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून में है, ठीक है। अब और कुछ बात करते हैं भारत के कृषि के बारे में। तो भारत का कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि, कुल क्षेत्रफल का 51% भाग पर कृषि और 4% भूभाग पर चारागाह और 21% भूमि पर वन है, और 24% भूमि जो बंजर है तथा बिना उपयोग के है। फिर से सुनिएगा, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि होता है, 4% जो भूभाग है वो चारागाह के लिए है, और 21% भूमि जो पर वन है, और 24% भूमि जो है बंजर और बिना उपयोग की है, याद रखिएगा। कृषि जो है राज्य सूची का विषय है, जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची के प्रविष्टि 14 में उल्लेखित है। याद रखिए, कृषि जो है राज्य सूची का विषय है, जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची में के प्रविष्टि 14 में है। राष्ट्रीय कृषक आयोग, ठीक है, ने 4 अक्टूबर 2006 को सिफारिश प्रस्तुत किया कि कृषि का राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाए, ठीक है। वर्तमान में कृषि जो है उसमें आप याद रखिएगा कि किसके सिफारिश पर, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय कृषक आयोग ने 4 अक्टूबर 2006 ईस्वी को सिफारिश प्रस्तुत किया कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाए। फिर अगला पॉइंट देखिए कि भारत के मंत्रिमंडल ने 1946 ईस्वी में, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। भारत के मंत्रिमंडल ने जो उसमें 1946 ईस्वी में एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में कृषि एवं खाद्य मंत्री जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, याद रखिएगा। भारत में खदानों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 47% भाग पर चावल की खेती होती है। अब भारत में मुख्य खाद्य फसल चावल है। भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है, यानी चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? चीन का, ठीक है। भारत में खाद्य फसलों में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। एक पूछा जाता है कि IR20 किस फसल का किस्म है, तो IR20 जो है चावल की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है, याद रखिएगा। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भी दूसरा स्थान है, यानी चावल के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, और पहला स्थान चीन का, याद रखिएगा।
भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पादन करता है और देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। देश में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान जो उत्तर प्रदेश का है, याद रखिएगा, गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, लेकिन प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है पंजाब का, याद रखिएगा। ठीक है। हरित क्रांति सबसे अधिक प्रभाव जो है गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। याद रखिए कि जो हरित क्रांति लाया गया था मुख्यतः वो चावल की फसल को अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए लाया गया था, लेकिन याद रखिए कि फायदा किसको हुआ? लाया गया था चावल के लिए, फायदा हुआ गेहूं को। ठीक है। और सब घाटा हुआ मोटे अनाज को, और मोटे अनाज का वर्ष मनाते हैं, अभी मनाया गया वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष मनाया गया। ठीक है। याद रखिएगा कि हरित क्रांति में सबसे ज्यादा फायदा हुआ गेहूं को और लाया गया था चावल के लिए, और घटा हुआ, हानि हुआ तो आपका मोटे अनाज को। ठीक है। मोटे अनाज को वर्ष के रूप में वर्ष 2023 को मनाया गया पीएम प्रधानमंत्री मोदी के सिफारिश पर। तो आज 10 मिनट में स्पेशल में आज इतना ही। बताइए कैसा लगा, और ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, निसंदेह आपको एक न एक दिन सफलता मिलेगी, और आपका यही डेडिकेशन आपको एक दिन सफल बनाने में बहुत कारगर साबित होगा। जय हिंद।